नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने सीधा संवाद किया और जमीनी स्तर पर काम करने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी से पहले जो भी सरकारें हुई हैं उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, जबकि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश समग्र विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यही संदेश दिया जा रहा है कि जनहित की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंच सके, उसके लिए हर पार्टी कार्यकर्ताओं को धरातल पर काम करना है। देश के अंदर जिन लोगों ने 60 वर्षों तक जिनका शासन रहा और आज भी बहुत सारे ऐसे दल जो लगातार देश के अंदर तुष्टीकरण करते रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के समय जो भी योजनाएं आई हैं वो सारी योजनाएं सबके लिए आई हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ा है और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हुआ है। पिछले अगर 9 वर्षों की बात करें तो संतुष्टीकरण पर जोर रहा है, केवल और केवल 100% सैचुरेशन, 100% लोगों की संतुष्टीकरण और तुष्टीकरण किसी का नहीं। मेरा बूथ सबसे मजबूत सीधे संवाद कार्यक्रम के तहत बीजेपी के मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान के नेतृत्व में मसूरी राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में मसूरी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना गया। मसूरी प्रभारी रतन सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के शासन से देश का हर वर्ग खुश है। पार्टी ने अपने शासन के दौरान हर वर्ग को ध्यान में रखकर काम किया है और इसके परिणाम स्वरूप युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार मिल रहा है और भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। रतन सिंह ने 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया है। पूरे देश के बूथों के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। विषय यही है कि अपना बूथ हम किस प्रकार मजबूत करें कि जिससे कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो या फिर 2024 में होने वाला लोकसभा का चुनाव हो, उन चुनावों की दृष्टि से अपना कार्यकर्ता किस प्रकार मजबूत हो, उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार ने पिछले 9 साल में क्रांतिकारी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करी, उन उपलब्धियों को अपना कार्यकर्ता एक एक उपलब्धियों को जनता के हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर उन्होंने कई निशाने साधे। उन्होंने बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव और निकाय चुनाव को कांग्रेस द्वारा मजबूती से लड़ने का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर के भी सरकार पर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि सरकार के गड्ढा ऐप में 8000 से ज्यादा शिकायतें हैं, जिनमें लोगों ने फोटो भेजकर शिकायतें की हैं, पर सरकार अब उनका कोई संज्ञान नहीं ले रही है। इसके अलावा राज्य में जमीनों की बंदरबाट का बड़ा खेल चल रहा है। कुमाऊं मंडल के पर्यटक स्थलों पर यातायात की व्यवस्था चरमराई हुई है। हम चाहते हैं सरकार समय पर इन चुनावों को करवाए और मैं सब कांग्रेस के लोगों का आह्वान कर रहा हूं कि इन चुनावों के लिए आप प्रदेश कांग्रेस ने जो कार्य योजना बनाई है पूरी सख्ती के साथ काम करें और जो जनता के सवाल हैं जैसे महंगाई, बेरोजगारी है, युवाओं का जो अपमान हो रहा है, आज सड़कें हमारी गड्ढा युक्त सड़कों में बदल गई हैं, नलों में पानी नहीं है, तारों में बिजली नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, महंगाई के साथ भ्रष्टाचार इस शासन में शिष्टाचार बन चुका है। हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, जिसका ताजा उदाहरण जो है
प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हरक सिंह रावत को ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उसके अनुसार हरक सिंह रावत के राजनीतिक हित इस समय कांग्रेस के साथ है, इसलिए वो कांग्रेस की ही हित की बात करेंगे। और उनके अनुसार स्टिंग में एफआईआर भी हरक सिंह ने दायर की थी। मैं उस बात में नहीं जाऊंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि स्टिंग में क्या हुआ था, किसके घर में स्टिंग हुआ, कहां पर स्टिंग हुआ, ये पूरी दुनिया को पता है। अब पॉलिटिकल मजबूरी के चलते हरक सिंह इस तरह के बयान दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि अगर सीबीआई ने नोटिस दिए हैं तो वहां इन्हें जवाब देना चाहिए। बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिकल आपका इंटरेस्ट इस वक्त कांग्रेस में है उनका, तो ऑब्वियसली वो कांग्रेस के हित की बात करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है या मेरे संज्ञान में है कि जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था उसकी एफआईआर भी मेरे ख्याल से इन्हीं के द्वारा, यही अभियुक्त उसमें इन्हीं ने एफआईआर दी थी। मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है कि उस स्टिंग में क्या हुआ, किसके घर पे स्टिंग हुआ, कहाँ पर स्टिंग हुआ, ये सारी दुनिया को जानकारी है, सबको उसके बारे में पता है। और पॉलिटिकल मजबूरी के कारण वो आज ये स्टेटमेंट ज़रूर दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देखिए उसमें देहरादून में सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। ऐसे में 3 जुलाई को यहां अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने देश के सीडीएस जनरल चौहान विशेष तौर पर मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश भर से 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी जो एकत्रित की गई थी वो इसमें डाली जाएगी। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुसार ये भव्य आयोजन होगा और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। के सम्मान में हम एक विशाल सैन्य धाम गुनियाल गांव में बना रहे हैं और 3 तारीख को जो अमर जवान ज्योति जो ज्योत लगातार जलती रहती है उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। उस अमर जवान ज्योति में के नीचे जो 1734 शहीद परिवारों के आंगन की मिट्टी हम लेकर आए थे, उस मिट्टी को उस दिन हम डालेंगे। वीर नारियां वहां पर होंगी। हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह वहां पर होंगे, के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी वहां पर होंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के सैकड़ों की संख्या में देहरादून पहुंची भोजन माताओं ने सचिवालय कूच किया और प्रगतिशील भोजन माता संगठन के बैनर तले भोजन माताएं परेड ग्राउंड में एकत्रित हुई। वहां भोजन माताओं ने एक सभा का आयोजन किया और उसके बाद प्रदर्शनकारी भोजन माताएं पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय की ओर बढ़ी। हालांकि पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने प्रदर्शनकारी महिलाओं को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। पुलिस द्वारा रोके जाने से गुस्साई महिलाएं सड़क पर ही धरने पर बैठ गई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा व्यक्त किया। संगठन की कोषाध्यक्ष नीता ने बताया कि भोजन माताएं बीते कई वर्षों से स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उत्तराखंड में मिड डे मील योजना के तहत करीब 25,000 भोजन माताएं सरकारी स्कूलों में कार्य कर रही हैं। स्कूल में खाना बनाने के साथ ही चाय पानी पिलाना, स्कूल को खोलने बंद करने की जिम्मेदारी, स्कूल के कमरों में और पूरे प्रांगण की सफाई जैसे कई काम उनसे कराए जाते हैं। भोजन माताओं का कहना है कि उनसे 4 कर्मचारियों के बराबर काम कराए जाने के बाद मात्र 3,000 रुपए मानदेय प्रतिमाह दिया जा रहा है। वहीं अब 19 से 20 सालों से सरकारी स्कूलों में काम कर रही भोजन माताओं को कभी विद्यालय में बच्चे कम होने के नाम पर तो कभी स्कूलों के निजीकरण के नाम पर निकाला जा रहा है। इससे भोजन माताओं को अपनी नौकरी जाने का मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है। भोजन माताओं ने सरकार से मांग उठाई कि भोजन माताओं को स्थायी करने के साथ ही उन्हें स्कूल से निकालना बंद किया जाए और इसके साथ ही भोजन माताओं ने न्यूनतम वेतन लागू करने के साथ ही शासन से प्रस्तावित 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय तत्काल लागू किए जाने की मांग उठाई है। इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं देहरादून की प्रेमनगर पुलिस और एसओजी ने शातिर चोरों के ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो मोबाइल टावर से कीमती पार्ट्स को चुराते थे जो मोबाइल नेटवर्क सर्विस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। देहरादून के 4 थानों की पुलिस को इन चोरों को पकड़ने में बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी है। आपको बता दें कि देहरादून में पिछले कई दिनों से मोबाइल टावरों की सर्विस अचानक बंद हो गई थी, जिसके बाद मोबाइल उपभोक्ताओं की शिकायत पर जब टावर लगाने वाली कंपनियों ने टावर चेक किए तो टावर पर सर्विस देने वाले उपकरण
उपकरण ही गायब थे, जिसके बाद टावर लगाने वाली कंपनी ने देहरादून के कई थानों में ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई। पहले तो पुलिस को लगा कि टावर कंपनियां शायद किसी लाभ के लिए झूठ बोल रही हैं, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि एक राज्य स्तरीय शातिर चोरों का गिरोह देहरादून में कई टावरों से इस तरह की चोरी कर चुका है। 3-4 दिन पहले ये भटवाला जी हमारे रिटायर्ड सीईओ इन्होंने और एक मिश्रा जी हैं डीआईजी रिटायर्ड हैं यूपी के, तो जो ये आपके मोबाइल टावर कंपनी के कुछ पदाधिकारी हैं, ये उनका फ़ोन आया था तो उसको हमने सीरियसली टेकअप किया। और टेकअप करने पर जो है जिन जिन लोकेशंस पर बताया कि इन्होंने यहाँ चोरी होने की संभावना है, तो उन पर हमने काम किया। उसमें हमारे एसओजी और प्रेमनगर थाने ने काम किया है और इस पूरी ऑपरेशंस को एसपी क्राइम और एसपी सिटी के नेतृत्व में ये ऑपरेशन किया गया। इसमें 4 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि आपके कमल नयन है, ये आपका अलीगंज लखनऊ का रहने वाला है, विपुल और प्रियांशु है, दोनों सहारनपुर करने वाले हैं, और विजय कुमार है, ये आपका जो है जिला शामली का रहने वाला है। इनका बेसिकली जो जितनी भी टेलीफोन टावर्स यहाँ देहरादून में हैं, उनको मेंटेनेंस का काम इंडस कंपनी के पास था। इंडस कंपनी ने फिर अलग अलग कंपनियों को फर्दर इसको सबलेट करके काम दिया हुआ था। तो एरोटेक कंपनी है एक, ये चारों जो बंदे पकड़े गए हैं ये उसी के कंपनी के हैं। कमल नयन जो है बेसिकली इसका मास्टरमाइंड है, उसका असिस्टेंट जो है विजय कुमार है, और ये दोनों जिस किसी टावर में अगर ये लोग सर्विसिंग के लिए जाते थे तो वहाँ जा कर के फिर जो है फर्दर उस टावर के लोकेशन ये दोनों अपने जो सहयोगी हैं उनको देते थे। फिर विपुल और प्रियांशु वहाँ पहुँच करके ये बीटीएस और आरआरयू, ये दोनों बड़े बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जो टेलीफोन के टावर्स में लगा रहते हैं, उनको चोरी ये लोग करते थे। और दोनों की कीमत लगभग 2 से 3 लाख की है प्रत्येक पार्ट का। इस पूरी टीम के पास से लगभग 25 लाख का जो है इनका अलग अलग पार्ट्स हैं वो हमने बरामद किए हैं। इसके अलावा 2.5 लाख का जो उनके पास जो इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल ये करते थे टावर में चढ़ करके बीटीएस और आरआरयू को चोरी करने में, वो बरामद हुआ है। पूरी टीम को मेरे तरफ से 25,000 का इनाम। और आपको अवगत करा दूँ, इन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार, यहाँ कई घटनाएं इन्होंने कारित की हैं। और अब हम संबंधित राज्यों टावरों पे जो लगते हैं तो ये हमारे कुछ कंपनी जो इनको देखते हैं कि रिपेयरिंग के लिए आते हैं, देख रेख करने आते हैं, तो इनको ये L850 है, एक आरआरयू है। बोड़ावाला से गए ये 1:30 बजे लगभग सेलाकुई से गए ये बाबूगढ़ 4:30 बजे पहुँचे बिदौली के बाद 8:30 बजे उन्होंने कारगिल चौक पे किया, और अगले दिन 11:30 बजे फिर नखरौंदा में किया। ये 7 चोरियाँ इनके द्वारा की गई थी। और ये जो इसके फुटेज कुछ हमारे पास आ गई, तो हमने एसओ साहब को, प्रेमनगर के एसओ साहब इन्होंने स्टेप लिया और इनको मैंने फुटेज दी। इन्होंने तभी उन्होंने कहा, जब देखी उन्होंने कहा अच्छा साहब ये मैं चैलेंज लेता हूँ इसको, और मैं इसको बहुत जल्दी पर्दाफाश करूँगा। हमारे एसओ दरअसल में गल्फ कंट्रीज़ को जाती हैं, जो पहले हमारे आगरा में भी एक इस तरह की पकड़े गए थे, वहाँ से हमें इनपुट मिला था कि ये गल्फ कंट्रीज़ को जाती हैं, सिंगापुर को जाती हैं, मलेशिया को चली जाती हैं, क्योंकि यहाँ ये दोबारा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने देहरादून रीजन के 10 स्कूलों की 10वीं और 12वीं की मान्यता खत्म कर दी है। उत्तराखंड और यूपी के ये सभी स्कूल प्रोविजनल मान्यता पर चल रहे थे और इन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं नियमित तौर पर नहीं हुई, साथ ही मान्यता के नियमों को भी पूरा नहीं किया गया था। कुछ स्कूलों ने खुद ही स्कूल बंद करने का पत्र सीबीएसई को लिखा था और इसके बाद इनकी मान्यता खत्म कर दी गई। सीबीएसई अभी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है, और हमारे टोटल अभी तक जो है 17 रीजनल ऑफिसेज और 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में है, और लगभग 30,000 स्कूल्स हैं, और जिनमें से कि 400 स्कूल्स हमारे बाहर 26 देशों में भी है। तो उसमें ये अब सारी काम हो रहा है कि भाई जो स्कूल्स बच्चे स्पॉन्सर नहीं कर रहे बोर्ड एग्जाम के लिए, और जिन स्कूलों में छात्र संख्या बिल्कुल कम हो रही है, क्यों हो रही है, उस पर काम चल रहा है। पीछे हमने सर्वे भी करवाया बोर्ड ने, और उसमें बहुत सारी फीडबैक भी ली कि भाई हमारे छात्र संख्या क्यों स्कूलों में कम है, जिन स्कूलों में कम है तो कारण क्या है। तो उस पर, और जो बच्चे 2-3 साल से स्पॉन्सर नहीं कर रहे, छात्र बोर्ड एग्जाम के लिए स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तो उसी कारण से इन 10 स्कूलों की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का जो हमारे पास परिक्षेत्र है वेस्टर्न यूपी का, 3 स्कूल।
अल्मोड़ा शहर को जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने 19 करोड़ की लागत से 39 नालों को चिन्हित किया है, जिसके तहत प्रथम फेज में मानसून को देखते हुए शहर के प्रमुख 17 नालों का निर्माण कार्य चल रहा है। शीघ्र ही ये नाले बन जाएंगे ताकि शहर के ड्रेनेज से लोगों को राहत मिलेगी। जिलाधिकारी का कहना है कि प्रथम चरण में 17 नालों का कार्य चल रहा है और मानसून को देखते हुए इन नालों के निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश सिंचाई विभाग को दिए गए हैं ताकि जल निकासी की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। रखते हुए जो फर्स्ट फेज में 39 नालों का कम से कम चयन किया गया था, जिसमें इरिगेशन द्वारा काम किया जा रहा है, जिससे हमारे शहर की बरसात में आने के टाइम पर ड्रेनेज व्यवस्था सुधरेगी। तो फर्स्ट फेज के अंतर्गत 39 नाले हैं इसमें, जिसमें से अभी क्योंकि जब सैंक्शन मिली है तो समय काफ़ी कम रह गया था मानसून से पहले, तो जो प्राथमिकता वाले एरियाज हैं उसमें पहले इनको निर्देशित किया गया था कि काम प्रारंभ करें। उसके अंतर्गत ये लोगों ने अपना लगभग 17 मानसून की दस्तक के बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर पहाड़ी जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है, वहीं मैदानी जिलों में आसमान साफ रहने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून से 1 जुलाई तक पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने आम जनता से हिदायत बरतने के निर्देश दिए हैं। हमारे फुटील से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है या फुटील के अलोंग के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें देहरादून है, चाहे इसी तरह आपका टेरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, और कुमाऊं में मैं कहूँगा कि जो आपका पिथौरागढ़, बागेश्वर, इवन चमोली, तो इनमें कल जो है हैवी या एक आध जगह में वेरी हैवी रेन्स की भी वो भी संभावना है। और जो थंडरस्टॉर्म के लिए जो वार्निंग है जैसे या हैवी रेन के लिए वार्निंग है, तो आज तो येलो ये सभी वार्निंग्स जो भी है, कल हमने थोड़ा ऑरेंज में उसको किया है। विकासनगर के जौनसार बाबर में पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है और ऐसा ही कुछ मंगलवार सुबह बड़वाला जुड्डो मोटर मार्ग पर देखने को मिला, जहां भारी भरकम पहाड़ी का एक हिस्सा मुख्य मार्ग पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि उस वक्त कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था। बताते चले कि प्रदेश में इन दिनों 4 धाम यात्रा चल रही है, जिसके प्रथम धाम गंगोत्री के लिए श्रद्धालु इसी मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन अचानक सड़क पर पहाड़ी का एक हिस्सा आ जाने से ये मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों को दूसरे वैकल्पिक मार्ग के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। की बात है और उससे पहले ट्रैफिक बढ़िया चल रहा था, अचानक ही पहाड़ टूट गया और उसमें लगे हैं कार्य करने के लिए सफाई की मशीनें हैं लगी यहाँ पर एक ब्रेकर लगा हुआ है और 2 जेसीबी। कब तक संचालन हो पाएगा यातायात? संभवतः परसों तक। आज तो इस समय जो यहाँ आने जाने वाले जो वाहन है वो कौन से साइड से जा रहे हैं? आजकल NH से जा रहे हैं, कालसी होकर के, और काली अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा हो गया और विश्वनाथ मंदिर में डूबने से भाई बहन की मौत हो गई। हादसा नदी में नहाने के दौरान हुआ। जानकारी के मुताबिक 17 साल की भावना नेगी और उसका 16 साल का उसका भाई आदित्य नेगी नहाने के लिए विश्वनाथ नदी में गए थे, लेकिन देर शाम तक दोनों घर नहीं लौटे। उनकी घर वापसी न होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मोबाइल लोकेशन के अनुसार विश्वनाथ क्षेत्र में दोनों की खोजबीन शुरू की है। SDRF और अल्मोड़ा फायर यूनिट की टीम भी मौके पर पहुंची। दोनों की तलाश में नदी के आसपास सघन सर्च अभियान चलाया गया। रात करीब 1 बजे दोनों बच्चों के शव विश्वनाथ नदी भैसोड़ा फार्म के पास से बरामद हुए। पिथौरागढ़ जिले में नाचनी के पास होकरा में एक ऑल्टो कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक महिला और एक पुरुष 2 लोग सवार थे। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि इसी तरह से इसी जगह पर 6 दिन पूर्व एक बोलेरो गाड़ी गिर गई थी, जिसमें 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। सोमवार को हुए इस हादसे में दोनों मृतक बागेश्वर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद प्रशासन ने शवों को खाई से निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान भी चलाया। शनिवार को बागेश्वर में वज्रपात से 300 से अधिक बकरियों की मौत पर पशुपालकों को आपदा मद से उपलब्ध कराई जा रही है। 4000 रुपए की मदद को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा अधिकारियों को फोन पर निर्देशित किया गया है कि 4000 की जगह 6000 प्रति मृत
बकरी के हिसाब से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। बता दें कि ये उत्तराखंड में पहली बार होने जा रहा है जब पशुपालन विभाग दैवीय आपदा पर मुआवजा राशि देने का काम कर रहा है। बागेश्वर में अभी एक कपकोट में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है कि बिजली गिरने से 300 बकरियों के आसपास की डेथ हुई है और मेरे संज्ञान में ये मामला लाया गया था माननीय सुरेश गढ़िया जी के द्वारा, जो वहाँ के विधायक हैं। और हमने यहाँ पे फिर सचिव और हमने एक फैसला लिया है कि जो हमारा शीप एंड वुल बोर्ड होगा वो कभी भी ऐसा कोई भी प्रकरण सामने आएगा जिसमें लाइटनिंग से या जंगली जानवर के अटैक से किसी भी बकरी या भेड़ को नुकसान होता है या उसकी जान जाती है, तो हमारा शीप और वुल बोर्ड 2,000 रुपये प्रति बकरी प्रति भेड़ उनको देगा जिनका नुकसान हुआ है। ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड में कि शीप एंड वुल बोर्ड इस तरीके से 2,000 रुपये की धनराशि जो स्वीकृत कर रहा है डेथ होने पे। आपदा में जैसे आपने कपकोट में 300 बकरी मरी हैं तो आपदा फंड से अब उनको 4,000 रुपये मिलेगा और 2,000 रुपये। सुराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में सुराज सेवा दल के कार्यकर्ता सचिवालय में निधि यादव की जांच को लेकर के जमा हुए। सुराज सेवा दल की मांग है कि जो जांच निधि यादव की विजिलेंस की निगरानी में गोपनीय तरीके से हुई है उसे पारदर्शी तरीके से किया जाए और सबके सामने लाया जाए। हम सचिवालय में आला अधिकारियों से मिलने के लिए आए हैं। हमने कल से सूचना दे रखी है लगातार, और अभी भी हमको हमारा जो उद्देश्य है अधिकारियों से मिलना है, इसलिए हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं। अभी हमारी सीओ साहब से बात हुई है कि अधिकारियों से मिलाएंगे, तो हम केवल गणमान्य लोग, अपने जो गणमान्य हैं, डेडिकेशन है, जिनकी हमने सूचना दे रखी थी, वही लोग हैं। जिस दिन घेराव करने आएंगे तो सुराज में देख लीजिए कोई रोक नहीं पाया है। जिस दिन घेराव करने आएंगे उस दिन सचिवालय के अंदर जाएंगे, बैरिकेडिंग पर नहीं रुकेंगे। कारण क्या है सर? देखिए, निधि यादव का जो है गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से इनका प्रमोशन करा जा रहा है, जिसकी प्रमोशन को रोकना